इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना, इसको समझते हैं। सबसे पहले मैंने बोला कि वेव क्या होता है। देखो वेव क्या होता है, इट इज ए मीन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन। एनर्जी को ट्रांसमिट करने का एक जरिया है, एक सोर्स है ना। जैसे मैंने क्या बोला, ये पानी है, पत्थर मारोगे तो ऐसी वेव बनती है और वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है। अब देखो इसमें 3 वर्ड है बेटा, ध्यान अगर दें तो समझ में आ जाएगा। देखो एक टर्म है इलेक्ट्रो, एक टर्म है मैग्नेटिक, एक है वेव। वेव का मतलब तो मूव करना। तो मैंने बोला कि मान लीजिए ये वेव की डायरेक्शन है, ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर एक ये आया, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर एक ही आया। 3 चीजें होगी। जैसे फिजिक्स में आप एक्सिस लेते हो, एक्स वाई जेड लेते हो ना बेटा। तो ये वेव की प्रोपेगेशन, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो इसका मतलब वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये म्यूचुअली एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर है। समझ में आएगी बात ही। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। समझ में आया मामला ये, ठीक है। ऐसे होगा, देखो ये इस तरह से, ये ऐसे और ये बाहर की तरफ निकलते हैं, ठीक है बेटा। आ गया? नहीं कोई सा भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं। 90 पे ना कोई से लो, कोई मतलब नहीं, और यहाँ ले लो जो इच्छा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखिए इन दीज वेव्स, इन दीज वेव्स direction of wave propagation, direction of wave propagation, electric field and magnetic field are mutually perpendicular to each other, perpendicular to each other। समझ में आ गया? बोलो। चलिए तो नेक्स्ट लिखो बेटा। देखो बेटा सुनो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, तो इनकी जो स्पीड होती है ना, वो उतनी होती है जितनी लाइट की स्पीड होती है। लाइट की स्पीड ये होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्पीड ऑफ electromagnetic wave, speed of electromagnetic wave is equal to speed of light, और लाइट की क्या स्पीड होती है, ये होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे बताऊंगा कौन कौन से एग्जांपल है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी स्पीड हमेशा यही रहेगी। एक बात और सुनो, इन वेव को मूव करने के लिए किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए, है ना, मीडियम नहीं चाहिए। जैसे देखो साउंड वेव है ना, साउंड वेव को मीडियम चाहिए बेटा,
जैसे अगर मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पर वैक्यूम है ना, और आप बोलोगे तो दूसरे वाले को सुनाई नहीं देगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि जो बोला जा रहा है वो क्या होता है, पार्टिकल से टकराते 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 आपके कानों तक पहुंचता है ना। तो वो मीडियम चाहिए, इनको मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लिख लीजिए, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम, देयर इज नो नीड ऑफ मीडियम for propagation of these waves. Okay. अब देखो बेटा सुनो, वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, तो हेडिंग डाल लीजिए, टर्म्स रिलेटेड टू वेव। प्रोपेगेशन का मतलब है मूव करना, चलना, प्रोपेगेट होना, मूवमेंट हो गया। हाँ जी, अब बात करते हैं टर्म्स रिलेटेड टू, वैसे मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये 9th-10th में पढ़ा है ना, तो देखो समझ लेते हैं क्या है। सपोज, ठीक है, ये लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, इसमें क्या है, इसमें खास बातें। सबसे पहले एक टर्म आता है एम्पलीट्यूड, एक टर्म आता है एम्पलीट्यूड, इसको ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है क्या होता है? आता है बेटा 9th-10th में। ये जो वेव बनी है ना, इसको अपन बोलते हैं क्रेस्ट, बोलते हैं, और जो नीचे जा रहा है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ, बोलो, है ना। तो हाइट ऑफ क्रेस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ, है ना, मतलब ये मिड पॉइंट है, इससे ऊपर और इससे नीचे, ठीक है ना। हाँ, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव कह सकते हो आप, एक ही बात है, मिड पॉइंट से कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे आ रहा है। जैसे सपोज ये मान लीजिए मिड पॉइंट है, इतना ऊपर गया तो इतना ही नीचे आएगा, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखो, हाइट ऑफ क्रेस्ट, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ, हाइट ऑफ क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ट्रफ इज नोन एज एम्पलीट्यूड। आप ये भी कह सकते हो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको भी अपन एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को, जीरो से कितना ऊपर गया ये कितना नीचे है, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड एक तरह की डिस्टेंस है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बताओ, यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर या मीटर हो जाएगी, ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर। नेक्स्ट लेते हैं बेटा, एम्पलीट्यूड के बाद अपन लेते हैं वेवलेंथ, ठीक है, इसको बोलते हैं लैम्डा, ठीक क्या है, लैम्डा, ठीक है। तो देखो क्या है ये, सुनो, बहुत सिंपल सी बात है कि दो एडजेसेंट क्रेस्ट ले लो, ठीक है ना, या दो एडजेसेंट ट्रफ ले लो, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं, है ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वेवलेंथ, है ना।
हाँ, ये भी कह सकते हो कि जितनी आपकी वेव डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक साइकिल में, तो ऐसा भी कहा जा सकता है ना। तो देखो, आधा क्रेस्ट या आधा क्रेस्ट यानी पूरा हो गया और ट्रफ पूरा आ रहा है, तो आप ये भी कह सकते हो कि एक क्रेस्ट और एक ट्रफ दोनों मिलके एक वेव बनेगी। नहीं देखो, आधा क्रेस्ट, आधा 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 एक, ये तो पूरा आ गया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक वेव में एक तो पूरा क्रेस्ट और एक पूरा ट्रफ हुआ, है ना। यानी एक वेव का मतलब ऐसा कह सकते हो, देखो आप, ये एक वेव हो गई, एक पूरा क्रेस्ट आ गया, एक पूरा ट्रफ आ गया कि नहीं आ गया, ये बात समझ गई। तो वेवलेंथ लिखिए, की डेफिनेशन लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट crest, distance between two adjacent crest or trough is known as wavelength. Known as wavelength. या सिंपली ऐसा कह सकते हो, एक वेव की लेंथ, वेवलेंथ नाम से, एक वेव की लेंथ, ये पूरी वेव की लेंथ हो गई। तो अच्छा, ये भी लिख सकते हो, लिखो लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव, लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव, लेंथ ऑफ कंप्लीट वेव। अब बेटा देखो सुनो, इसमें यूनिट देख लो थोड़ी सी। देखो यूनिट एक तो मीटर हो सकती है, एक सेंटीमीटर हो सकती है। जनरली इसकी यूनिट अपन एंगस्ट्रॉम में लेते हैं। तो एंगस्ट्रॉम जानते हो, 1 एंगस्ट्रॉम, इसे ऐसे लिखते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू आती है वो आती है 10⁻⁻10 मीटर, या 10⁻⁻1 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम ये है भैया, 10⁻⁻10 मीटर या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद करना है भैया। अब बेटा देखो सुनो, एक आता है 1 नैनोमीटर, ये होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक होता है 1 पिकोमीटर, 10⁻⁻12 मीटर। ये कुछ इसकी यूनिट है जो काम आएगी आपके। अब बेटा एक चीज समझ लीजिए, जैसे मैं कहता हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम और 1 पिकोमीटर, 1 एंगस्ट्रॉम है 10 और 1 पिकोमीटर है 10⁻⁻12। सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 1 एंगस्ट्रॉम आ गया 10⁻2 इंटू पिकोमीटर, है ना। तो 1 एंगस्ट्रॉम कैसे लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल हो गया, 100 पिकोमीटर। ठीक है, इस तरह से देखो, 1 एंगस्ट्रॉम और 1 नैनोमीटर, 10⁻⁻10, 10⁻⁻9, ये कितना हो गया आपका, ऐसा बोल सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम हो गया 10, है ना, बोलो, नैनोमीटर। तो 1 एंगस्ट्रॉम 100 पिकोमीटर, सॉरी एक मिनट 10⁻0., ये समझ में आ गया।
हाँ जी, नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड, कैपिटल टी, टाइम पीरियड। डाल लीजिए टाइम पीरियड। देखो, टाइम पीरियड बहुत सिंपल सी बात है कि एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, है ना। जैसे ये जो वेव बनी, इस वेव को बनने में कितना टाइम लगा, उसको क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है ना, समझ आ गया। या एक साइकिल को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा, है ना। तो देखो, अपने जो घरों में जो वॉल पे जो अपनी लगी होती है, घड़ी लगी होती है, तो उसमें जो सेकंड वाली जो नीडल है, उसको एक साइकिल करने में कितना लगता है टाइम। जो सेकंड वाली जो नीडल है ना, 60 सेकंड में पूरी कर जाती है, तो एक साइकिल को पूरा करने में जो टाइम लगा वो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल, टाइम फॉर द कंप्लीशन ऑफ वन साइकिल और टाइम in which one wave is formed, one wave is formed, okay। तो टाइम है, तो इसकी यूनिट क्या हो सकती है, यूनिट हो सकती है सेकंड या मिनट, हो सकती है टाइम पीरियड के बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट लेते हैं फ्रीक्वेंसी, न्यू, को बोलते हैं न्यू। हरियाणा में नू बोलते हैं ना, नू, वो नहीं है, ये न्यू है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेरी गुड सुयस सिन्हा। देखो, फ्रीक्वेंसी का सिंपल सा मीनिंग है कि एक जगह से, है ना, एक सेकंड में कितने वेव वहां से पास हो गई या कितने साइकिल कंप्लीट हो गई, है ना, समझ में आया, बोलो। तो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन लिखो, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स which pass through a point, which pass through a point is known as, is known as frequency। और total number of cycle, total number of cycle which completes, which completes in 1 second, in 1 second is known as frequency, ठीक है। तो बताओ यूनिट बताओ, फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताओ। देखो फ्रीक्वेंसी की
एक यूनिट होती है हर्ट्ज और एक होती है 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, है ना, होता है बेटा। सही बात है। अब एक चीज सुनो, एक बात बताओ, क्या ये सबको पता है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं? क्या ये बात सबको पता है? ये बात सबको पता है क्या? ऐसा कोई बच्चा है जिसको नहीं पता? जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसका टाइम पीरियड कम होगा। देखो सुनो, बहुत सिंपल सी बात है, समझना। जैसे अपन घड़ी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। घड़ी के एग्जांपल में आप देखो, जैसे हमारी एक तो सेकंड वाली नीडल है, एक मिनट वाली नीडल है, ठीक है। अपन एक काम करते हैं, अपन टाइम ले लेते हैं 1 आवर, 1 घंटा ले लिया, तो 1 घंटे में सेकंड वाली नीडल टोटल 60 साइकिल कंप्लीट करेगी, करेगी ना, करेगी। सेकंड वाली नीडल टोटल 1 आवर में करेगी, और मिनट वाली सिर्फ एक ही कर पाएगी। ये तो पता है? अरे बोलो, ऐसा तो पता ही है, कॉमन सी बात है। तो देखो, इसमें साइकिल ज्यादा है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, लेकिन इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड 60 सेकेंड और इसका टाइम पीरियड 60 मिनट, या इसको कह दो आप 1 मिनट कह सकते हैं, है ना। तो बेटा देखो, जिसके साइकिल ज्यादा है उसको टाइम पीरियड कम लग रहा है। अरे सुनो, ये क्या बात। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हमेशा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो बेटा, आगे सुनो, बात को आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट, देखो, एक होता है वेव नंबर, ये आपके लिए नया है। वेव नंबर, वेव नंबर को ऐसे लिखते हैं, ये जो है ये क्या है? न्यू, ऊपर लाइन लगी हुई है, इसको बोलते हैं न्यू बार, न्यू बार, ठीक है। तो वेव नंबर देखो बेटा, समझो, है ना। वेव नंबर बहुत सिंपल सी बात है, क्या करना है, यूनिट लेंथ में कितनी वेव बन सकती है, यूनिट। देखो जैसे सपोज एक बात बताओ, मेरे पास ये 1 मीटर की लेंथ है, ठीक है, कितनी लेंथ है? 1 मीटर की। सपोज इसमें एक ऐसी वेव बनाई मैंने, ठीक है, इस वेव की वेवलेंथ 0.1 मीटर है, ठीक है? इस वेव की वेवलेंथ कितनी है? 0.1 मीटर। तो बताओ, इस 1 मीटर में ये कितनी वेव बना दूंगा? 10 बन जाएगी ना। किया क्या आपने? जो आपको लेंथ दी उसको वेवलेंथ से डिवाइड कर दो, कितना आ गया? 10 आ गया ना, आ गया ना। तो इसका मतलब सिंपली क्या हो गया? 1/लैम्डा, क्या हो गया, है ना। तो यूनिट क्या आ जाएगी? यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स। यानी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। क्या होगी? नंबर ऑफ वेव्स इन यूनिट लेंथ। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, number of waves in unit length
number of waves in unit length. Put out number of waves in unit length. तो 1 upon lambda इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, है ना? चलिए अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? स्पीड अपन ऐसा कह सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम कह सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अपन डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात अगर करें तो इनकी स्पीड होती है सी, टी वही 3 × 10⁸ तो सी से इंडिकेट कर दे। डिस्टेंस का मतलब एक वेव की लेंथ लैम्डा लिख सकता हूं, और इस वेव को बनने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड कैपिटल टी। फॉर्मूला सी उसकी स्पीड है, डिस्टेंस ये डिस्टेंस इतनी तो कवर की इसने जब एक वेव बनी, यहां से यहां तक पार्टिकल पहुंचा, ये यहां तक, और उसको बनने में जो टाइम लगा वो हो गया टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला समझ में आएगा? ये फॉर्मूला समझ में आया? आ गया? देखो अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, और बेटा इस 1/T को याद करो, अपन क्या लिखेंगे? न्यू लिखेंगे। हो गया? बोलो न्यू क्या आ गया? C/, ये पढ़ा आपने 9th 10th में, ये फॉर्मूला पढ़ा आपने। ये फॉर्मूला समझ में आया? वीरा कश्यप, कोई डाउट है तो बेटा चैट बॉक्स में लिख दो। बच्चों फॉर्मूला समझ में आ गया? चलेंगे आगे? तो ये बातें आपने वैसे पढ़ रखी है ना? अब देखो क्वेश्चन, अब अपन डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हेडिंग डाल दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। बेटा स्पेक्ट्रम समझते हैं आप? स्पेक्ट्रम वर्ड समझते हैं? अरेंजमेंट होता है एक तरह से। स्पेक्ट्रम का सिंपल सा मीनिंग होता है अरेंजमेंट। जैसे कलर का स्पेक्ट्रम होता है ना? कलर का स्पेक्ट्रम, जैसे मान लीजिए बच्चों को हाइट के अकॉर्डिंग अरेंज करना, वो भी एक तरह से स्पेक्ट्रम बोला जा सकता है। स्पेक्ट्रम का मतलब सिंपल सा क्या है? अरेंजमेंट है। तो इसमें लिखो when various electromagnetic waves, when various
electromagnetic waves are arranged in the increasing order of wavelength, then forming series is known as electromagnetic wave spectrum. तो बेटा क्या है, कौन कौन से सुनो? बेटा ये होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो कॉस्मिक रेस, गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो हमने क्या किया, ये जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसको हमने क्या किया, वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रखा है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ऑर्डर में वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, अब ये सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा। देखो देखो बेटा सुनो, सीक्वेंस समझ लो। सबसे पहला सी कॉस्मिक है, फिर जी गामा रेस, एक्स रेस, यूवी रेस, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रो, रेडियो। कैसे याद रखो, देखो सी से बना दो क्यूट, डी से बना दो गड्डी। ठीक है, ये देखो ये कौन सी गड्डी है, देखो पढ़ो, एक्स यू वी। एक्सयूवी एक गाड़ी आती है, आती है ना एक्सयूवी। ठीक है, इन माई रेंज, क्यूट गड्डी एक्सयूवी इन माई रेंज, है ना, याद रह जाएगा। हाँ जो भी लिखना चाहो, रेजिडेंस कर लो, रेंज कर लो, आपको जो अच्छा लगे। सीक्वेंस याद कर लेना भैया, बात ये है। क्यूट गड्डी एक्सयूवी इन माई रेजिडेंस, रेंज, रेडियो, जो भी लिखना चाहो। अब देखो क्वेश्चन, अगर इस सीरीज में अपन इधर से इधर चलें, ठीक, इधर से इधर चले, ठीक है ना, तो होता क्या बेटा, इनका लैम्डा बढ़ रहा है। तो लैम्डा अगर बढ़ रहा है तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, लैम्डा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी। इसका मतलब इसका लैम्डा मैक्सिमम, इसका लैम्डा मिनिमम। तो कॉस्मिक रेस लैम्डा क्या है, मिनिमम, और रेडियो वेव का लैम्डा मैक्सिमम, है ना। तो देखो इधर आर है और इधर सी है, तो ये आर और सी के बीच में है, तो ये आर सी हो गया, है ना,
आर का मतलब रेडियो वेव और सी का मतलब कॉस्मिक रेज। तो जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी ना। का लैम्डा मैक्सिमम होगा उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी क्या? बोलो। तो ये बात हो गई। अब देखो बेटा सुनो, बात करते हैं विजिबल की। तो विजिबल में देखो क्या है, विजिबल में ये कलर होते हैं क्यों, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हो तो लैम्डा बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी, है ना। वॉयलेट का लगभग लगभग ये आता है और इसका लगभग लगभग यानी इसके बीच में 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम। ये याद हो गया? बोलो साहब। बेटा कॉस्मिक का नहीं बोला मैंने, मैंने तो इसका बोला है, ये रेड कलर है विजिबल के अंदर। अरे विजिबल के अंदर ये कलर होता है ना, 7 कलर, 7 कलर है ना विग्योर। हमें आपने क्या बोला था कि when various electromagnetic waves are arranged in the increasing order of their wavelength, then the following series is known as electromagnetic wave spectrum। ठीक है। हो गया अभी? जैसे अगर आपसे पूछे, बताओ, इसने एक तो लिया गामा रेस, एक लिया ग्रीन कलर, एक लिया रेड कलर, एक लिया रेडियो वेव। तो कहता है बताओ ऑर्डर ऑफ लैम्डा, ये यही वाला क्वेश्चन है। तो ये बेटा गामा रेज ये रही, है ना, रेडियो ये रही। अब रेड और ग्रीन इस विजिबल में आते हैं, तो इन दोनों के बीच में आएंगे। तो देखो सबसे पहले गामा रेज, फिर ग्रीन और रेड, ये रहा, फिर ग्रीन आ जाएगा, फिर रेड आ जाएगा और फिर रेडियो वेव आ जाएगा। अच्छा अपने देखने में कौन सा कलर काम आता है, कौन सी सॉरी लाइट, लाइट काम आती है, इनमें से कौन सी विजिबल काम आती है ना, विजिबल लाइट। ठीक है, चलो अब सुनो बेटा,
जो अगला टॉपिक है वो अभी स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है।